चलो खैर जो भी है, बायोटेक्नोलॉजी में जो भी पार्ट बचा हुआ था तो वो हम लोगों को अब पढ़ना है। और बचा हुआ पार्ट क्या था? बहुत ही छोटे छोटे सी चीज़ें थी, माइन्यूट सी चीज़ें बची थी, सब कुछ खत्म कर दिया था। शायद आप वीडियो पुरानी देखी हो तो हम एक बार छोटा सा रिवीजन लेंगे, कोई रिवीजन जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आप हमें आंसर बताएंगे और उसके बाद हम सीधा सीधा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहली बात हमारी जो रहेगी वो ये रहेगी कि बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग करते क्या हैं। हम लोगों को सबसे पहले करना थी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, आरडीटी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है इसके बारे में बातें हम लोग करने वाले थे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो थी इसमें हमें सबसे पहले स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बॉयल ने 1972 में क्या किया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया। कहां से बनाया था? सबसे पहले क्या किया था? साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम लिया। साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम से एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का जीन निकाला था और इसको किसके साथ में मिक्स किया था? इसको मिक्स किया था इन्होंने एक प्लाज्मिड के साथ में, और फिर इसको डाल दिया था एस्केरिचिया कोलाई के अंदर। तो एस्केरिचिया कोलाई भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो गया था। ठीक, यहां तक बात हुई थी। तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए ही था। इस डीएनए को क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये जो इसका ये वाला पार्ट था, जैसे ये लेके आए थे सेलेक्टेड पार्ट, इसे हम कह देते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट। और जो ये ब्लू वाला पार्ट जैसे दिखा रहे हैं ये है वेक्टर। ठीक है, दोनों को मिला देंगे तो जो बनेगा हमारा कौन है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम स्मॉल आर लिखते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। इसके लिए हमें कुछ एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। याद है, सबसे पहले हमें सेल को तोड़ना पड़ता था। सेल को तोड़ने के लिए विभू बताना शुरू करिए। सबसे बाहर अगर ये सेल जो है ये बैक्टीरिया है तो कौन सा एंजाइम? लाइसोजाइम। अगर ये सेल बैक्टीरिया होती तो लाइसोजाइम एंजाइम लग रहा होता। अगर ये सेल प्लांट होती तो क्या लगता? एंजाइम। अगर ये फंगस होती तो काइटिन। बहुत बेसिक से शुरू कर रहे हैं दोबारा से और वहां तक पहुंच जाएंगे, रिवीजन हो जाएगा। अब सेल तोड़ने के बाद हम पहुंचते हैं इसके डीएनए के ऊपर, और डीएनए चूंकि रैप करता है प्रोटीन के ऊपर तो हमें उसको हटाना पड़ेगा। तो एंजाइम प्रोटीन को हटाने वाला प्रोटीन। अब हमारा पूरा डीएनए मिल गया, लेकिन हमें डीएनए के कुछ स्पेशल रिस्ट्रिक्टेड साइट को ही कट करना था। उसके कट करने के लिए एंजाइम न्यूक्लियस। पहले तो न्यूक्लियस आ जाएगा, और न्यूक्लियस दो तरीके के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, एंडोन्यूक्लियस भी अगर रिस्ट्रिक्टेड पर्टिकुलर साइट पे कर रहा है तो उसका नाम हो जाता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का इसे कहते हैं मॉलिक्यूलर सीजर। ठीक है, सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन सा था? हिंद सेकंड था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन है? हिंद सेकंड। ये और ये कितने बेस पेयर को रिकॉग्नाइज करता है? 6 बेस पेयर को रिकॉग्नाइज करता है। और हमने ये बेस पेयर पिछली वीडियो में बताए थे, 6 बेस पेयर होते हैं। ये 6 बेस पेयर को रिकॉग्नाइज करेगा। ठीक, इसके बाद हमने कहा ई को आर फर्स्ट। एक और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है ई को आर फर्स्ट। क्या इसका पूरा नाम आएगा? ई फॉर एस्केरिचिया, को से कोलाई, ये हो गया जीनस, ये हो गया स्पीशीज, आर वाई 1 3 स्ट्रेन हो गया, और ये क्या है? रोमन नंबर ऑर्डर। ठीक है, देखिए हम अपना काम पूरा कर रहे हैं, आपको हफ्ते में छांटना पड़ेगा कि आप अपना काम कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो।
यहाँ बैठ के आपको फटाफट बोलना है ये चीजें, एक हफ्ते रिवाइज ही तो करना था सिर्फ 2 घंटे की वीडियो को। अगर आप उस 2 घंटे की वीडियो को रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं, दैट मीन्स कि आप कहीं ना कहीं लैग में जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इसीलिए आपको हम छोटा सा कोई रिवीजन दे देते हैं। ये जिस साइट को पढ़ता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, उस साइट क्या कहलाती है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। क्या होते हैं? हाँ, जो आगे से और पीछे से दोनों तरफ पढ़ने पे सेम पढ़ें। जैसे आपने कहा इको आर्कस के लिए आपका आ गया G A A T T C, G A A T T C। अब क्वेश्चन इसमें एक और मिलता है, कहाँ पे कट करेगा? G पे कट करेगा, G और A के बीच में ये कट करेगा। तो किस तरीके के एंड बनाएगा? स्टिकी एंड बनाएगा। ठीक है, इसके अलावा हमने एक और एंजाइम की बात करी थी, एल्केलाइन फॉस्फेटेज। क्या करता है ये? हाइड्रोजन जो ऐसा होता है नहीं, फॉस्फेट ग्रुप को ये तोड़ता है, जिससे ये रिजॉइन ना हो पाए, फॉस्फेट ग्रुप को निकाल देता है। ठीक है, ये बातें हो गई। हमारा डीएनए निकल गया है, उस डीएनए को इससे जोड़ने के लिए जो एंजाइम होता है कौन सा होता है? डीएनए को जोड़ता है लाइगेज। भाई एक डीएनए को दूसरे डीएनए से जोड़ना भी तो पड़ेगा, उसे क्या कहते हैं? लाइगेज कहते हैं। ये पिछले चैप्टर में पढ़ा के आए, मॉलिक्यूलर वाले में भी पढ़ा के आए। खैर, इतनी बातें हमारी हो गई। इसके बाद हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया था। इस डीएनए की कई कॉपी बन जाएंगी, और ये सारी बातें हम लोगों ने कर ली कि कैसे कॉपी बनेगी, एक से दूसरे में जाएगा, दूसरे से तीसरे में जाएगा। ये सारी बातें हमारी हो गई। जैसे हमने कहा एक सेल में ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ गया। ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए था ये एक सेल में आ गया। खुला हुआ है क्या? बंद कर दो, मुझे लगा चलो कोई नहीं। तुम्हें क्या लगता है यहाँ से तुम ही ले लो? हाँ, सभी ले लो। ठीक है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसमें आ गया। जब ये सेल डिवाइड करेगी तो ये सेल एक से 2 सेल में बदल जाएगी। ठीक है, और ये एक सेल इधर आ जाएगी और ये एक सेल इधर आ जाएगी। ठीक है, ये डिवाइड करके एक से जब 2 सेल बनाएगी तो इस तरह से आपका ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए था, जो आपका फायदे वाला जीन था, इसकी कॉपी बन गई। समझ में आ गई बातें? ये सारी बातें हम लोगों ने पिछले हफ्ते की थी। अब आगे इसके अलावा एक और बात की हुई थी। इसके अलावा एक बात की हुई थी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होती है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब होता है जब हमारा डीएनए कट गया होता है तो डीएनए के छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स अलग अलग हो जाते हैं। इन फ्रैगमेंट्स को हमें अलाइन करना होता है, और इसके लिए हम क्या लेते हैं? एगरोस जेल। कौन सा जेल लेते हैं? एगरोस जेल लेते हैं। और हाँ, और ये जिलेटियम गैलिसिलेरिया से मिलता है। उस एगरोस जेल में यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव चार्ज लगा देते हैं, और यहाँ पे हम अपना डीएनए इंसर्ट कर देते हैं। क्यों नेगेटिव के पास डीएनए को इंसर्ट करते हैं? क्योंकि डीएनए भी नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक, तो अब जैसे ही इसमें करंट दौड़ाएंगे डीएनए भागेगा, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे तो ये भागेगा, और इसमें बड़ा वाला जो डीएनए होगा वो पास रह जाएगा, छोटा वाला डीएनए का फ्रैगमेंट दूर चला जाएगा। इसको हमें देख नहीं पाएंगे, देखने के लिए क्या करते हैं? इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन करते हैं। उसके बाद अल्ट्रावायलेट रेज से इसे देखते हैं। किस कलर का दिखता है? ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड्स मिलते हैं। ठीक है, इसको बाहर निकालने का प्रोसेस क्या कहलाता है? इल्यूजन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी है, इसमें था ही क्या। इसके अलावा कॉम्पिटेंट होस्ट कैसे बनाते हैं, ये सारी बातें हुई। ठीक है, हमारा पैसेंजर डीएनए क्या है, कहाँ जाएगा, एक कॉम्पिटेंट होस्ट होना चाहिए। होस्ट को कॉम्पिटेंट करने की विधियां बताएगा कोई हमें? बायोलिस्टिक्स या रीइंगन, हाँ, या शॉक थेरेपी और फाइब्रिलेशन। सबसे पहले बायोवेलेंटाइन। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे हीट शॉक। क्या होता है हीट शॉक? सबसे पहले 0 डिग्री पे ले जाएंगे। कितना ये 42
42 डिग्री पे ले जाएंगे और फिर से उसको उठा के 0 डिग्री पे ले जाएंगे, इसे कहते हैं हीट शॉक। इसके अलावा तीसरा मेथड कौन सा आता है? अगर प्लांट है तो बायोलिस्टिक या जीन गन आ जाएगा। जीन गन आ जाता है, प्लांट्स के लिए जाता है। टंगस्टन या गोल्ड के वो टंगस्टन या गोल्ड की बुलेट कार्ड होती है, उसके ऊपर हम चढ़ा देते हैं, रैप कर देते हैं बुलेट पे और उसे फायर कर देते अगर हैं। एनिमल सेल है और एनिमल सेल है तो माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन। इसके अलावा नेचुरल फैक्टर्स की बात हुई थी, दो नेचुरल फैक्टर्स है, कौन से? एनिमल के लिए और प्लांट के लिए। रेट्रोवायरस होता है एनिमल के लिए और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियंस जो होता है ये हमारा प्लांट के लिए। क्लियर? ये हाँ, इसकी यही बात है कि ये दोनों के दोनों कॉज करते हैं ट्यूमर। ये दोनों के दोनों क्या कॉज करते हैं? ट्यूमर कॉज करते हैं। यानी किसी प्लांट के अंदर अगर ये चले गए तो प्लांट में ट्यूमर की डिजीज हो जाएगी, क्योंकि इनके अंदर टीडीएनए होता है। ये टीडीएनए ट्यूमर इंड्यूसिंग डीएनए है। तो क्या करें इसका? हम इस पार्ट को कट कर दो, बाकी तो हमारा सेफ है, बाकी तो सारे कैरेक्टर उसमें रहेंगे। तो इसको कर देते हैं डिसआर्म्ड, और ये एज अ पैथोजन तो था ही, डिसआर्म्ड पैथोजन हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक सारी बातें अपन लोगों की हो गई थी। अब हमारा जो टॉपिक आ रहा है वो टॉपिक आ रहा है कौन सा? अब हमारा टॉपिक आ रहा है पीसीआर, कैरी मुलिस। यस, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है हमारा टॉपिक है, जिसको भाई साहब जिन्होंने शुरू किया था उनका नाम था कैरी मुलिस। ठीक है, ठीक है। तो किन भाई साहब ने पीसीआर शुरू करा? हमारा कैरी मुलिस। हमें स्पेलिंग नहीं पता है, कैरी मुलिस। अपनी अंग्रेजी खुद लिख लेना, ठीक है? जैसी हो अंग्रेजी खुद ही लिख लो। प्रोटेस्ट वाले तो सब अलग ही लेवल का काम कर ही रहे। हाँ, तो कैरी मुलिस साहब ने पीसीआर दिया। पीसीआर देखिए, अभी तक आप जिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को पढ़ रहे थे, थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं था यार। हमारा डीएनए को आइसोलेट करना था, डीएनए को इसके साथ मिलाना था, मिलाने के बाद हमें सेल के अंदर इंसर्ट करना था, फिर उस सेल को कल्चर मीडियम में रखना था, फिर उसे ग्रो होने देना था, फिर हमें ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को खोजना था। तमाम तरीके की चीजें हमें करना पड़ रही थी, तब कहीं जाके हमारा एक डीएनए का सेगमेंट डबल हो रहा था, ट्रिपल हो रहा था, आगे बढ़ रहा था। ठीक है, am I clear? तो अब इस वजह से हमें इसका छुटकारा पाना, हम बिना वेक्टर के, बिना किसी सेल के हम डीएनए को डबल कर ले जाएं। ये भी तो टेक्नोलॉजी हो सकती है। हम क्यों इतना बड़ा सेल में भी खोजे करें? हम इसी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें जो एंजाइम यूज होने वाला है पॉलीमराइजेशन के लिए, डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है, डीएनए पॉलीमरेज, ये एंजाइम जो है इसका नाम है टेक पॉलीमरेज। और टेक का मतलब होता है थर्मस, और एक्यू का मतलब है एक्वाटिक। देखिए, इसके पीछे एक राज है, वो आपकी कौन सी बुक में मिलेगा? 11th क्लास की बुक में मिलेगा। आपने आर्की बैक्टीरिया पढ़े, आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं, मिथेनोजेंस, थर्मो एसिडोफिल्स और हेलोफाइल्स। मिथेनोजेंस वो होते हैं जो मीथेन बनाएंगे, सड़ी गली जगहों पे होंगे, क्या बनाएंगे? ये मीथेन बनेंगे, और ये ज्यादातर रूमिनेंट्स की गट में देखने को मिलते मिथेनोजेंस। थर्मो एसिडोफिल्स जो होते हैं ये हॉट स्प्रिंग्स में मिलेंगे, ठीक है? थर्मल वेंट्स जो होते हैं, गरम गरम झरने, या तुम्हारी ज्वालामुखी के नीचे से पानी है, वोल्केनो के पास से वो गरम गरम खौलता हुआ है, 100 डिग्री टेम्परेचर है वहां मिल जाएंगे, ठीक है? और हेलोफाइल्स वहां मिलते हैं सॉल्टी एरिया,
तो हमने थर्मोएसिडोफिल्स के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। जो थर्मोएसिडोफिल्स हैं ये थर्मल हाई टेम्परेचर वाले जोन्स में मिलते हैं और उनमें सर्वाइवल की कैपेसिटी है। यार सोचो, तुम अगर टेम्परेचर तुम्हारा 40 डिग्री पहुंच जाता है, तुम मरने की कगार पे आ जाते हो, क्योंकि 38 पॉइंट समथिंग होता है हमारा टेम्परेचर, और आप 40 पे चले गए तो तुम समझो अब 106 बुखार है, निपटने वाले हो, हाँ, तो आप खत्म हो जाओगे। लेकिन एक बैक्टीरिया है जो लगभग 90 के अबव टेम्परेचर पे भी सरवाइव कर रहा है। 90 अबव टेम्परेचर पे बैक्टीरिया सरवाइव कर रहा है ससुरा, उसी को तो हम कह रहे हैं थर्मोएसिडोफिल्स। यानी उस बैक्टीरिया के अंदर के एंजाइम भी प्रोटेक्ट होंगे उस हीट से, तभी तो वो सर्वाइव कर रहे हैं। हम क्यों मर जाते हैं 40 डिग्री पे? हमें बुखार तो 40 डिग्री आ रहा है तो किसी ने हमें जला तो दिया नहीं, 40 ही डिग्री था, हमारी खाल तो रहती है बिल्कुल सही, लेकिन हम मर जाते हैं। देखा है आपने, बहुत ज्यादा तेज बुखार आने से भी लोगों की मौत हुई है। ऐसा क्यों हो जाता है? ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारे पास है अंदर का सारा मैकेनिज्म प्रोटीन के ऊपर, क्योंकि प्रोटीन के ही बने होते हैं हमारे एंजाइम। हाई टेम्परेचर के ऊपर प्रोटीन जो होता है वो डीनेचर हो जाता है, टूटने लगता है, एंजाइम टूटने लगेंगे, एंजाइम काम नहीं करेंगे, आपकी रिएक्शंस नहीं चलेंगी। हमारी पूरी बॉडी एंजाइमेटिकली तो चल रही है, अगर कोई एंजाइम ने काम करना बंद किया वही हमारा खेल खत्म। समझ में आई बात कि नहीं? इसलिए हाई टेम्परेचर पे एंजाइम्स काम नहीं करते हैं और हमारी बॉडी वहीं साथ छोड़ देती है। लेकिन यहां देखने को मिला कि दुनिया में कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट करके अपने सरवाइव कर रहे हैं। वो 90 अबव टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर रहे हैं। आओ यार जेंजी कि भाई साहब गर्मी लग रही है, वाटर कैनन ही चला देते, थोड़ा मजा आ जाता है। कह रहा भाई साहब आपके बैग में क्या थोड़े गोले हैं आंसू गैस के? बोले ना हो तो चलाओ यार, थोड़ा कुछ तो लाए हो। मतलब वहीं जाके भिड़े जा रहे हैं, कह रहे हाई टेम्परेचर पे ही हम रहेंगे। ये बिल्कुल जेंसी है ना। तो 90 डिग्री टेम्परेचर को ये सरवाइव कर गया, 90 अबव। इसका मतलब है भाई के अंदर कुछ ना कुछ तो है सपोर्ट सिस्टम, यानी वो एंजाइम है जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। वो एंजाइम हाई टेम्परेचर को टॉलरेट करके आ रहे हैं। इसका मतलब है ये बैक्टीरिया अगर वहां सर्वाइव कर रहा है, डीएनए रेप्लिकेट भी कर रहा होगा। तो इसमें से एक एंजाइम हमने उठा लिया थर्मस एक्वेटिकस नाम के बैक्टीरिया से, उसका डीएनए पॉलीमरेज। तो थर्मस एक्वेटिकस के जो थर्मोएसिडोफिल था वो थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया था, उसके अंदर से जो एंजाइम निकाला उसका नाम हमने क्या रख दिया बेटा? टेक पॉलीमरेज। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब ये एंजाइम हाई टेम्परेचर पे भी काम करेगा। और हमारे डीएनए की खास बात है, देखिए आज भी हम जिंदा हैं। वो जो डायनासोर था वो मर गया, लेकिन उसका डीएनए कहीं ना कहीं सरवाइव कर गया। यानी डीएनए में ये ताकत है कि अगर गर्म होगा तो बेचारा अपने हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ देगा, गर्म होकर अपने हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ देगा और अलग अलग हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं? डीनेचुरेशन। और जहां मौका मिला ठंडा हुआ ये फिर से जोड़ देगा, रीनेचुरेशन। ये डीएनए की खासियत है। समझ में आई बात नहीं? तो अब क्या हो रहा है बेटा? यही बात का फायदा उठाएंगे कैरी मुलिस साहब और हमें दिखाएंगे एक नई करतब करके। वो करतब क्या है? तुम्हारा जो डीएनए था जिसको तुम डबल कर रहे थे या ट्रिपल कर रहे थे या इसकी मल्टीपल कॉपीज बनाना थी, इन्होंने एक वेसल में इसको रख दिया, या छोटे से बर्तन में रख दिया, और उसमें इससे डीएनए को बनाने वाले जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स थे वो सब डाल दिए। यानी एटीपी, एएमपी, जीएमपी, टीएमपी, सीएमपी, समझ में आएगा? एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, पहले मोनोफॉस्फेट सारे में डाल दिए, और साथ ही साथ इसमें हमने एक प्राइमर भी डाल दिया। सारा मसाला हमने घोल के रखा हुआ है और ये डीएनए भी डाल दिया। बात क्लियर? कोई दिक्कत? अब बढ़ा दिया टेम्परेचर, 92 कर दिया टेम्परेचर। इस पूरे का टेम्परेचर कितना कर दिया? 92। जैसे ही टेम्परेचर 92 हुआ, ये डीएनए बेचारा
डीनेचर हो गया, ये डीएनए डीनेचर हो गया, ये टूट गया। मान लीजिए 5 प्राइम तो 3 प्राइम था, ये 3 प्राइम तो 5 प्राइम था, ये डीनेचर हो गया, ये अलग अलग हो गया, इसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट गए। समझ में आई बात? बोलो। अगर हाई टेम्परेचर पे डीएनए टूट गया और ये टेक पॉलीमरेज भी इसके अंदर अभी पड़ा हुआ, लेकिन भाई साहब तुम बताओ विभू, डीएनए पॉलीमरेज के दो नखरे बताता हूं मैं। एक तो ये स्टार्ट नहीं करेगा, दूसरा नखरा क्या है? नहीं, हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, नया स्ट्रैंड हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। मैंने बताया था ये भी बिल्कुल वैसे ही मेरे जैसा ही हमेशा स्टार्ट नहीं करेगा, हमेशा करेगा तो कहेगा तुम अपना आधा बना दो, फिर हम आगे बढ़ाएंगे, और हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम नया स्ट्रैंड बनाएंगे। तो ये भी भाई साहब करेगा यही का स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें एक प्राइमर लगाना पड़ेगा, और प्राइमर लगाएंगे 3 प्राइम पे, इधर भी 3 प्राइम पे, क्योंकि नया वाला हमारा जो है ये 5 प्राइम बन जाएगा। अब डीएनए पॉलीमरेज आएगा और डीएनए पॉलीमरेज इसको खींचता हुआ आगे लिए जाएगा। स्टेप समझ में आया? पहला स्टेप जो था उसमें डीएनए को हमने गर्म करके अलग कर दिया, इस स्टेप को कह देते हैं डीनेचुरेशन। क्लियर है? दूसरा स्टेप, हमारे दोनों प्राइमर आके देखिए यहाँ चिपक गए थे, उस स्टेप पे तो चिपके थे प्राइमर आके, उसे कहते हैं एनीलिंग। स्पेलिंग एनीलिंग, ठीक, एनीलिंग, ठीक, एनीलिंग मतलब प्राइमर्स का जुड़ जाना। और तीसरा आपने कहा डीएनए भागता चला गया, डीएनए भागता चला गया, पॉलीमरेज एक्सटेंशन। ठीक, 3 स्टेप और खेल खत्म। लेकिन आपने कहा ये काम हुआ या डीनेचुरेशन लगभग 92 डिग्री टेम्परेचर पे हो जाता है। एनीलिंग तक आते आते टेम्परेचर हो गया 72 डिग्री। ठीक, अब इसी टेम्परेचर के ऊपर बाकी सारा काम होता है। ठीक, और ये स्टेप दोबारा रिपीट होगा लगभग 30 साइकिल से, 1 बिलियन कॉपी, और 30 साइकिल में अराउंड 1 बिलियन कॉपी बनी। ठीक है, बोलो मेरे बच्चे, कोई दिक्कत इसमें? एनसीईआरटी में सब दिया है, ठीक है? बोलो भाई, कोई समस्या तो नहीं है इसमें? जो मेन बातें थी मैंने सारी यहाँ डिस्कस कर। आओ एनसीईआरटी क्या कहती है वो देखिए। सबसे पहले बात, पीसीआर करता क्या है? पीसीआर करता है एम्प्लीफिकेशन। पीसीआर क्या करता है? जीन का एम्प्लीफिकेशन करता है। किसने दिया था ये पीसीआर? कैरी मुलिस। पीसीआर की फुल फॉर्म होती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, यानी पॉलीमरेज एंजाइम है, उसकी चेन रिएक्शन है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, बार बार ये काम होता जाएगा, इसलिए इसे कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसके 3 मेन स्टेप हमने आपको बताए, डीनेचुरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन का मतलब है डबल स्ट्रैंडेड, डीएस मतलब होता है डबल स्ट्रैंडेड। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को हमने हीट किया, कितना? लगभग 92 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमने हीट कर दिया, और गर्म करने पे क्या हुआ? ये 2 पार्ट में टूट गया। फिर देखिए प्राइमर्स आके जुड़े, इसे क्या कह देते हैं? एनीलिंग। और देखिए फिर हमने इसमें लगाया टेक पॉलीमरेज और उसने इसे आगे खींच दिया। समझ में आई बात या नहीं? इसे क्या कहते हैं? एक्सटेंशन, एक्सटेंड हो गया। और ऐसे कितने साइकिल चलेंगे? 30 साइकिल लगातार ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, और ये कितना हो जाएगा? लगभग इतने टाइम एम्प्लीफाई करेगा। स्टेप पूछ लेते हैं, डायग्राम पूछ लेते हैं, पूरा क्वेश्चन दे देते हैं आपको 4 नंबर बनाने को, कि भाई सब 4 या 5 नंबर में आप
पोटेंशियल क्या होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। वही सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं। वो जो एंजाइम है जिसके बारे में बात हुई वो था थर्मस एक्वेटिकस। वो बैक्टीरिया कौन सा था, थर्मोएसिडोफिल्स था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बाकी सारी चीजें आपको पता है, वही सारी बातें इसमें लिखी हैं ड्रामा। क्या इसे पढ़ाने की जरूरत है, बोलिए नहीं। हमने शुरुआत करी थी इस चैप्टर की वहां से कि बेटा देखो तुम्हें इंसुलिन की जरूरत पड़ती है डायबिटीज के मरीजों में, वहां से शुरू करी। आपने एक इंसुलिन का जीन तो बना के रख लिया। अब क्या सिर्फ अपनी मम्मी या अपने पापा या अपने चाचा या अपने दादा या फूफा जो भी है उनको दोगे? इतनी मेहनत करके लाखों हजारों रुपए लगा के तुमने एक वायल में भरा इंसुलिन, क्या सिर्फ एक वायल भरना थी, एक शीशी भरने के लिए तुमने इंसुलिन बनाया था? नहीं ना, तुम्हें तो इसको कमर्शियल करना था, कमर्शियलाइज करना था और बेचना था। तुम्हें कंपनी हो, इसका नाम क्या है, एली लिली। 1983 एली लिली, इस कंपनी की यही तो खासियत थी, इसे ये मार्केट में बेचना है। मार्केट में बेचने के लिए हमें करोड़ों लीटर लाखों लीटर चाहिए होगी, हजारों लीटर चाहिए होगी इंसुलिन, क्योंकि पूरी दुनिया में हजारों लाखों लोग छोटी छोटी शीशियां पर डे 3-3 4-4 लगाना है। मेरे एक भाई साहब इसी मर्ज से उनका किडनी फेल हुई, फिर डायलिसिस हुई और फिर वो दुनिया से चले गए लगभग 40-45 साल की उम्र में। उनको बचपन से ही थी, बेचारे आम का टेस्ट ही नहीं ले पाए कभी जिंदगी में, बचपन से ही इंसुलिन पे थे। हाथ वाथ की उंगलियां ऐसे अकड़ गई थी, हमारे मामू थे। इतना खराब उनका हाल होता है, इतनी खतरनाक चीज हो जाती है इंसुलिन, जिसको हम लोग फायदा उठाएंगे। ठीक है, तो हमें लाखों कुंटल उसे बनाना है। बनाने के लिए लेबोरेटरी में हमें बनाना पड़ेगी लार्ज स्केल। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, इसे लार्ज स्केल पे बनाना पड़ेगी। तो लार्ज स्केल पे बनाने के लिए हमारे पास कुछ स्पेशल कंटेनर्स हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, बायो रिएक्टर। उन कंटेनर्स को क्या कहते हैं बेटा हम? इनकी कैपेसिटी लगभग 100 से 1000 लीटर तक की होती है। एक बार में इतना बना के तुम्हें दे देंगे, एक बैच जब निकलेगा तो 100 या 1000 लीटर तुम्हारे हाथ में होगा इंसुलिन, बेचो। ठीक है, ये दो तरीके के बायोरिएक्टर होते हैं। ये बायोरिएक्टर कितने तरीके के होते हैं? स्टीयर टैंक प्लस पावर। दो तरीके। पहला होता है सिंपल स्टीयर टैंक बायोरिएक्टर और दूसरा होता है स्पार्ज स्टीयर टैंक बायोरिएक्टर। ठीक है, स्टीयरिंग तो होगी, घुमाया तो जाएगा, लेकिन स्पार्ज वाले में नीचे से बबल्स देखिए निकल रहे हैं, एयर बबल्स नीचे से निकले। जबकि स्टीयरिंग टैंक वाला नॉर्मल जो है, सिंपल स्टीयरिंग टैंक वाले में यहाँ ब्लेड्स लगे हुए हैं और इसमें इनलेट्स, फोम प्लेट। ये इनलेट्स जो हैं उनकी बहुत इंपॉर्टेंस है। देखिए यहाँ आपको मॉनिटर लगा हुआ है, पीएच मॉनिटर है, ये पीएच को, टेम्परेचर को, इन सब चीजों को मॉनिटर करेगा। ठीक है, यहाँ पे एसिड बेस डाला जाएगा, किसके लिए? फॉर पीएच कंट्रोल। अगर एसिडिक ज्यादा है तो बेस डाल देंगे, बेसिक ज्यादा है तो एसिडिक डाल देंगे, न्यूट्रलाइज करते रहेंगे ताकि पीएच हमारा कंट्रोल में रहे। स्टीम फॉर स्टरलाइजेशन, और भाप लगातार डालते रहेंगे ताकि स्टरलाइज होता रहे। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? और यहां से स्टेराइल एयर भी पास कराते हैं। ये जो मटेरियल है पीले रंग का आपको दिख रहा है, ये कल्चर ब्रॉथ है, यानी इसमें सभी न्यूट्रिएंट मीडियम इसमें सारा पूरा भरा हुआ है, जिसमें आपको बैक्टीरिया, जिसको आपने अभी क्या करा था, रिकॉम्बिनेंट बनाया था, ट्रांसफॉर्म कर लिया था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए उसके अंदर डाल दिया कि इंसुलिन वाला जीन इसके अंदर है, वो बैक्टीरिया हम इस कल्चर में डाल दें, यानी उसके खाने पीने का पूरा इंतजाम हमने यहाँ कर रखा है। समझ में आई बात नहीं? और ये ब्लेड्स लगा रखे हैं, फ्लैट ब्लेड इम्पेलर्स। ये क्या करेंगे भाई, खाना पीना जो है नीचे ना बैठ जाए, तो इम्पेलर्स हैं वो इसे घुमाते रहेंगे और नीचे से गैस भी ऊपर जाती रहेगी, एयर की फॉर्म में ये गैस ऊपर जाती रहेगी ताकि वो सारा खाना नीचे से ऊपर मिक्स होता रहे, बबल्स फूटते रहे और
न्यूट्रिशन मिलता है, एयर मिलती है, वो जिंदा भी तो है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया मर गया तो ग्रो कैसे करेगा? हाँ, रेस्पिरेशन करता रहेगा। समझ में आई बात? खाना पीना हवा पानी सब मिल रहा है, एसिड सब मेंटेन कर लिया है। अब वो बैक्टीरिया 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 होता कुछ दिन में आपको इससे क्या निकल जाएगा? ढेर सारा इंसुलिन निकल जाएगा। लेकिन वो इंसुलिन बिल्कुल पक्का तो नहीं होगा, बैक्टीरिया के अंदर बन रहा है इंसुलिन। बैक्टीरिया कोई बाहर थूक तो रहा नहीं, तो बनाएगा अपने अंदर, तो तोड़ ताड़ के निकालना पड़ेगा उसमें से। तो निकालोगे तो उसमें बैक्टीरियल सेगमेंट तो होंगे, तब तुम क्या करोगे? उसे तुम बाहर लाओगे, साफ करोगे, अलग करके फिर तुमने सारा प्रोटीन निकाल लिया, इंसुलिन। फिर उसके बाद उसका क्या करोगे? तुम टेस्टिंग करोगे। डाउनस्ट्रीम इस प्रोसेस कहते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। दो चीजों को मिला के क्या कह देते हैं? डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। यानी कि तुमने सेपरेट किया और उसे सेपरेशन और प्योरिफिकेशन करने के प्रोसेस क्या कहेंगे? डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। लेकिन आप डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग तो कर लिए, देखिए ये लिखा हुआ है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, ये डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग लिखा है। आपने क्या करा? इसको यहां से बाहर निकाला, सेपरेट किया और फिर प्रोसेस किया, यानी कि हमारा प्रोटीन सारे अलग हो गए। इस प्रोसेस क्या कहा आपने? डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, प्योरिफिकेशन करने की प्रोसेस। क्या कहा हमने? डाउन सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन कलेक्टिवली कॉल्ड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। अब डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के बाद तुम इसे मार्केट में ऐसे तो उतार नहीं दोगे कि जाओ बढ़ गई ले जाओ, ऐसा तो नहीं होता। आप उसे टेस्ट करोगे, पहले चूहों पे, फिर बंदर पे, फिर इंसान पे। इसे टेस्ट करने के बाद फिर आप इसे पैकेजिंग करोगे और मार्केटाइज करोगे। समझ में आ गई बात है? कोई दिक्कत नहीं। इस बायोरिएक्टर में आपको सिंपल स्फीयर टाइप को बता दिया, स्पार्ज वाले की बात और देख लीजिए। स्पार्ज में नीचे से बबल्स छोड़ेगा, यहाँ नॉर्मल गैस स्टेराइल एयर हो, यहाँ पे बबल्स की फॉर्म में आ रहा है, बुलबुले आ रहे हैं। वो बबल्स देखिए ऊपर आते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए फॉर्म ब्रेकर भी, जो झाग बनेगा, इनके इम्पेलर्स के घूमने से झाग बन सकता है, वो फॉर्म को तोड़ता भी रहेगा। यहाँ क्या होगा? यहाँ देखिए आपका जब ये कंडीशन आ जाएगी कि नीचे से बबल्स छोड़ जा रहे हैं, तो ऊपर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनना शुरू होगा। इंक्रीजिंग सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफर। ये जो एरिया है ये इंक्रीज कर रहे हैं किसके लिए? फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफर। और जो बबल्स हैं ये क्या करते हैं? ड्रामेटिकली इंक्रीज करते हैं ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया। ये पॉइंट पकड़ने वाला है, क्वेश्चन यहीं से पूछा गया है। ठीक, देखिए अरे रिपीट क्या बताइए, हमने बता दिया। ये जो ऊपर की तरफ सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है, गैस इनरिचमेंट एरिया है, ये इंक्रीजिंग एरिया क्या कर रहा है? ऑक्सीजन के ट्रांसफर में मदद कर रहा है। और ये बबल्स भी इंक्रीज कर देते हैं ऑक्सीजन ट्रांसफर का एरिया। कोई बात नहीं। यहाँ कुछ पॉइंट्स लिए हुए हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल हमारा कुछ बच्चे यहाँ बैठे हुए जिन्हें थ्योरेटिकल पेपर देना है और कुछ बच्चे बैठे हुए जिन्हें ऑब्जेक्टिव पेपर देना है। दोनों के लिए हम बता दे रहे हैं। थ्योरेटिकल वाले में हमने पॉइंट सारे समझा दिए कि ये पॉइंट्स दिमाग में रख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव वाले के लिए अब थ्योरेटिकल में लिखना कैसे है? A sphere type reactor is usually a cylindrical or with a curved base। देखिए नीचे curved base है। ये curving base क्या करता है? Facilitate the mixing of reactor content। ये फैसिलिटी देता है। कर्व बेस क्या करेगा? क्वेश्चन तुमसे ऐसे पूछते हैं ना घुस-घुस के, क्वेश्चन बना नहीं पाते हैं, तो वो इसी में से कहीं ना कहीं से घुस के क्वेश्चन कि कर्व बेस पे क्या करेगा? कर्व बेस क्या कर रहा है? फैसिलिटी दे रहा है रिएक्टर के कंटेंट को मिक्स करने में। ठीक है, स्टीयरर फैसिलिटी क्या कर रहा है? फैसिलिटेट्स इवन मिक्सिंग एंड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी थ्रू आउट द बायोरिएक्टर। स्टीयरिंग से क्या होगा? पूरे बायोरिएक्टर में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी रहेगी और मिक्सिंग रहेगी। ठीक है, alternatively air can be bubbled through reactor। if you look figure you will see that bioreactor has an agitator system, oxygen delivery system and a foam control system, temperature control system, pH control system, sampling ports so that small volumes of culture can be withdrawn periodically। मतलब बाहर निकालते भी रहें, यहाँ भाई बन गया इंसुलिन के नहीं, वो सैम्पलिंग पोर्ट्स भी इसमें होंगे। क्लियर है मेरी बात?
बात समझ आ गई? डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग देखिए और इसको कंप्लीट करिए, खत्म करिए इस चैप्टर। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होती है? आफ्टर कंप्लीशन द बायोसिंथेटिक स्टेज द प्रोडक्ट हैज टू बी सब्जेक्टेड थ्रू आउट द सीरीज ऑफ प्रोसेसेस बिफोर इट इज रेडी फॉर मार्केटिंग एज अ फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो इसमें क्या करेंगे आप? देखिए, सेपरेशन करेंगे और प्यूरिफिकेशन करेंगे, दो प्रोसेस, जिसको हम क्या कहेंगे कलेक्टिवली? डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। क्लियर है? उसके बाद क्या करेंगे? सुइटेबल प्रिजर्वेटिव डालेंगे और फॉर्मुलेशन हैज टू बी अंडरगो थ्रू क्लिनिकल ट्रायल्स देंगे अगर ड्रग है तो, ठीक है? स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग करेंगे, फिर क्या करेंगे? से मार्केट में डाल देंगे। क्लियर हो गई मेरी बात? यहीं पे आपका चैप्टर बायो टेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस खत्म होता है। यहां तक अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए, ठीक है? अब हम देखते हैं अगर इससे कुछ क्वेश्चन बनवाते हैं, कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो जाए तो मजा आ जाए। देखते हैं। फिलहाल हम इसको यहीं रोक रहे हैं, फिर हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस।